हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं जो कि निकला है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशंस निकाला गया है। और साथ साथ हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चले जाते हैं इंट्रोडक्शंस पे, जिसमें बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट। तो जो कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स का, ये आप सभी इंडियन सिटीजन्स को इनवाइट कर रहा है कि जो वैकेंसी निकाला गया है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट पे आप अपना आवेदन भेजिए ताकि ये जो वैकेंट हुआ है जो पोस्ट ये फिलअप हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एट ए ग्लेंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल्स एंड एप्लीकेशंस प्रोसीड्यूर के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इवेंट के साथ साथ आपका डेट्स एंड फीस के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम अप टू 23.50 आवर्स ऑफ 31 जुलाई 2023। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन सबमिशंस का जो लास्ट डेट है, मतलब अप टू डेट, मतलब जिस डेट तक आप अपना एप्लीकेशंस भर सकते हैं, वो है आपका 31 जुलाई 2023, जो कि रात के 11:50 तक। तो ये डेट आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस डेट तक ही आप अपना एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशंस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर फी पेबल फॉर ESSE 2023 के बारे में बताया गया है, जो कि आपका ऑनलाइन मोड से ही होगा। मतलब आप जो एप्लीकेशंस फ़ी पेमेंट करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड थ्रू ही कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड नहीं होगा। ठीक है, और साथ साथ आपको जो प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया और जो GST हो गया, ये सब भी आपको ही पे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एप्लीकेशंस फीस देना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशंस फ़ी देना पड़ेगा 2000 रुपीज़, साथ साथ आपका प्रोसेसिंग चार्जेस और GST पे करना पड़ेगा। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपका 1500 का और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 1000 का फ़ी पे करना पड़ेगा। साथ साथ आपका जो प्रोसेसिंग चार्जेस और GST भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NESTS वेबसाइट, मतलब जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जो वेबसाइट दिया गया है इनका, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। मतलब एडमिट कार्ड का डाउनलोड का जो ऑप्शंस है ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाद में, या तो फिर आपको मेल से या फिर मैसेज से, या फिर जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में जो नोटिस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेम आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस, जो आपका टीचिंग स्टाफ है इसमें आपका 180 मिनट्स का रखा गया है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है, ठीक है, मतलब कितने टाइम पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, टोटल टाइम वो है आपका 180 मिनट्स टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट्स आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। ये भी आपका जो मतलब जो सेंटर आप चॉइस करेंगे ये आपको बाद में जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा, मतलब कहाँ पर आपका सेंटर आया है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इन्वाइटिंग चैलेंजेस ऑन NESTS वेबसाइट। मतलब आपने जो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, मतलब दिए थे, उस क्वेश्चंस का आंसर मान लीजिए आपको गलत मतलब दिखा रहा है, मतलब आपने दिए थे सही बट यहाँ पर गलत दिखा रहा है, उस केस में आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका जो ऑप्शंस है वो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बाद में नोटिस के तौर पे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं और कुछ टाइम ड्यूरेशंस दिया रहता है, जैसे कि 7 दिन, उसी डेट के अंदर आपको वो चैलेंजेस वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डिक्लेरेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन NESTS वेबसाइट, मतलब यहाँ पर आपका जो
टेस्ट होगा उसका जो रिज़ल्ट होगा वो वेबसाइट पे ही दिया जाएगा बाद में नोटिस के तौर पे। तो आप जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको टाइम टू टाइम आप विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि जो नोटिस देगा उस नोटिस को आप फॉलो कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपका शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो प्रिंसिपल पोस्ट है उसके लिए ही इंटरव्यू रखा गया है, वो भी आपका जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट में नोटिस के तौर पे बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ आपका नोट्स दिया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी सर्कुलर। द एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पर ऑनलाइन थ्रू ही अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप दूसरे मोड पे अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशंस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर मैं 2 नंबर को स्किप करके जा रहा हूँ, 3 नंबर को ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैटेगरीज। मतलब जो कैंडिडेट्स SC ST PWBD मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 6 नंबर पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशंस एंटर्ड बाय देम in their respective online applications form is correct. Informations provided by the candidates in their respective online applications form like name of the candidates, उसके बाद contact address details, category, PWBD status, educational qualifications details, date of birth, choice of examination cities, experience details will be treated as final। मतलब जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस फिलअप करेंगे उस टाइम जो जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसी इन्फॉर्मेशंस को ये लोग फाइनल मानेंगे, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप करेंगे तो ध्यान से भरिएगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशंस गलत ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशंस को ये लोग फाइनल मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 13 नंबर पे बताया गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रजिस्टर रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। मतलब यहाँ पर कैंडिडेट्स को एडवाइस कर दिया जा रहा है कि जो वेबसाइट इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करने के लिए, ताकि कोई भी नोटिस अगर निकलता है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। और साथ साथ आपको जो आपका जो खुद का जो ईमेल एड्रेस है उसको भी रेगुलर मतलब चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि कोई नोटिस अगर आता है या फिर एडमिट्स आता है कुछ भी आता है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर EMRS स्टाफ सिलेक्शंस एग्ज़ाम 2023 में आपका जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है उसमें कितना वैकेंसीज़ है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट आपका जो पोस्ट है प्रिंसिपल जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है 303। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है 2266। ये आपका जो लैंग्वेज बेस मतलब जो आपका सब्जेक्ट हो गया, एक लैंग्वेज होता है और एक पर्टिकुलर जो फील्ड सब्जेक्ट होता है, दोनों को मिला के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाता है जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, इसके लिए आपका 361 पोस्ट। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसके लिए आपका 759 पोस्ट। उसके बाद लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका 373 पोस्ट, ठीक है। तो इतना सारा जो वैकेंसीज़ है निकाला गया है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 4062 वैकेंसी है, मतलब बहुत सारा वैकेंसी है। तो जो कैंडिडेट्स मतलब इच्छुक है अप्लाई करने के लिए तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो मतलब पोस्ट है उस पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया गया है। तो ये आप PDF से देख लीजिएगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो पोस्ट है उसमें बहुत सारा मतलब वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है। तो इतना बोलने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप PDF से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर पोस्ट का जो डिटेल्स उसके साथ ही साथ आपका जो लेवल ऑफ पे के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपका प्रिंसिपल जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आपका जो लेवल रखा गया है इनिशियल वो है आपका लेवल 12। मतलब आपका जो फर्स्ट बेसिक होगा वो होगा 78,800, ठीक है।
और जो आपका सेकेंड पोस्ट है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि आपका जो फील्ड जो सब्जेक्ट है और जो आपका क्या बोलते हैं रीजनल सब्जेक्ट हो जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दोनों का ही सेम आपका लेवल रखा गया है, लेवल 8, और इनका भी आपका इनिशियल बेसिक होगा 47,600। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आपका अकाउंटेंट जो पोस्ट है, इसके लिए आपका लेवल रखा गया है लेवल 6, और इनका जो इनिशियल बेसिक होगा 35,400। उसके बाद आता है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इस पोस्ट के लिए आपका जो लेवल रखा गया है लेवल 2, मतलब इनका इनिशियल बेसिक रहेगा 19,900। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट है आपका वो है लैब अटेंडेंट, और इस पोस्ट के लिए आपका जो लेवल रखा गया है लेवल 1, मतलब इसका जो इनिशियल बेसिक होगा वो होगा 18,000। और इसके साथ साथ आपका जो अलाउंसेस वगैरह है वो जुड़ के आएगा, ठीक है। जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगा, मतलब जो रेगुलर आपको सैलरी मिलता जाएगा, उसमें आपका जो बेसिक है, बेसिक के साथ साथ आपका जितना भी अलाउंसेस होता है, जो गवर्नमेंट का जो अलाउंसेस देते हैं, वो सभी आपको ऐड होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है वो है आपका OMR बेस्ड पेन पेपर, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर और OMR बेस्ड होगा। तो यहाँ पर कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं रखा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका बताया गया है कि चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस एंड एग्ज़ाम पेपर, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपका जो मीडियम रहेगा क्वेश्चंस का और एग्ज़ाम पेपर का, वो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में, मतलब दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और साथ साथ ये भी बोल दिया जा रहा है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो थर्ड लैंग्वेज का जो मतलब रीजनल लैंग्वेज का जो आप भरेंगे जो पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए आपका जो फिफ्थ जो पार्ट है, जो डोमेन नॉलेज है, उसी में ही सिर्फ आपका जो थर्ड लैंग्वेज जो चॉइस किए थे उसी के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मतलब उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस आएगा। बाकी जितना भी आपका पार्ट रहेगा उन सभी में आपको हिंदी या तो फिर आपको इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका टोटल आपका जो मार्क्स रखा गया है वो है 150, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 130 मार्क्स, और लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी का जो टेस्ट होगा उसमें 20 मार्क्स रखा गया है, और आपका जो पर्सनल टेस्ट मतलब इंटरव्यू रहेगा उसमें 40 मार्क्स का रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 है, जिसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जिसमें आपका 10 मार्क्स करके रहेगा, मतलब इंग्लिश में 10 और हिंदी में 10, जिसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट 4 में आएगा आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट और डिटेल्ड सिलेबस ऑन द जो NESTS वेबसाइट है उसमें दिया रहेगा, ठीक है। उसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चंस आएगा और 50 मार्क्स रहेगा। और पार्ट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस एस ऑन NESTS वेबसाइट, ये भी आपका जो वेबसाइट है इसमें डिटेल्स दिया गया है, तो इसमें भी आपका 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, इनके लिए आपका सेम वही रखा गया है कि 130 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ साथ आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपका 20 मार्क्स रखा गया है। तो पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस का 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स। उसके बाद नॉलेज ऑफ ICT, इसमें 10 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें 10 क्वेश्चंस का 10 मार्क्स। उसके बाद डोमेन लैंग्वेज में आपका जो स्पेसिफाई जो आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे लैंग्वेज ग्रुप का, उसमें आपका 70 + 5 + 5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये हो गया आपका 130 मार्क्स। उसके बाद पार्ट 4 जो है वो जो आपका लैंग्वेज जो आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट करेंगे, जैसे आपका जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल हिंदी हो गया, ये भी आपका 10 मार्क्स करके ईच में रहेगा। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 150, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। तो ये हो गया आपका
टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया उनके लिए रहेगा आपका 2.5 आवर, जिसमें आपका पार्ट 1 में रहेगा जैसे कि आपका अकाउंटेंट पोस्ट, जिसमें आपका पार्ट 1 में रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स। जिसके बाद आपका पार्ट 2 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 30 क्वेश्चंस में 30 मार्क्स। उसके बाद पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 10 मार्क्स ईच करके, इंग्लिश और हिंदी में 20 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स। और पार्ट 4 में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन से पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट 5 भी है, तो पार्ट 5 में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, एनुअल टैक्सेशन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, उसके बाद बजटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम हो गया, इन सब में आपको 40 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स, ठीक है, ये रहेगा। सेम चीज़ आपका इसमें भी रहेगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें भी आपका सेम 130 जो आपका क्वेश्चंस है उसमें 130 आपका मार्क्स रहेगा, उसमें भी आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप सब्जेक्ट जो है, सॉरी सिलेबस जो है ये आप देख लीजिएगा। और साथ साथ आपका इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेज 2 में, सिर्फ जो आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है इसके लिए आपका स्टेज 2 रखा गया है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपका स्टेज 2 नहीं रखा गया है, सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। और जिसमें स्किल टेस्ट में आपका जो टाइपिंग टेस्ट रेशियो रखा गया है वो है आपका 3:1, ठीक है। मतलब 3 कैंडिडेट्स के पीछे एक कैंडिडेट की मतलब वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो पोस्ट है आपका लैब अटेंडेंट, जिसमें आपका 120 मार्क्स है, मतलब 120 क्वेश्चंस में 120 मार्क्स रखा गया है। इसका भी सिलेबस जो है वो सेम आगे की तरह ही है, बस पार्ट 5 यहाँ पर नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें भी आपको 2.5 आवर्स का ही टाइम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी हम पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है और इसके जो मतलब दिया गया है ये पीडीएफ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 50 ईयर्स तक होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट दिया जाता है उसी हिसाब से ही होगा। और यहाँ पर ईएमआरएस जो एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए 55 ईयर्स तक रखा गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए एकेडमिक सेक्टर से वो होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड डिग्री, मतलब आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका पर्सन हैविंग 12 ईयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस एज ए वाइस प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और टीजीडी। तो यहाँ पर आपका 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और टीजीडी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका 4 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड अबव, मतलब इसके जो साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस मांग रहा है वो 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का और उससे अबव होने से भी चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डिजर्बल में भी एक क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका डिजर्बल में मांग रहे हैं, तो ये होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है इनके लिए आपका जो नॉट एक्सटेंडेड 40 ईयर्स जो एज लिमिट रखा गया है, मतलब 40 ईयर्स से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही दिया जाएगा। और जो ईएमआरएस एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए 55 ईयर्स तक का आपका एज लिमिट रखा गया है। और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कुछ भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या डीम एज ए यूनिवर्सिटी द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब जो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पोस्ट के लिए उसको उसी सब्जेक्ट से आपका
मास्टर डिग्री होना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में आपका बोटानी, जूलॉजी और बायोलॉजी होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में भी आपका कॉमर्स विद अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस सब मेजर सेक्टर से आपका अगर डिग्री है मतलब एमकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार मार्क दिया गया है कुछ, हाँ यहाँ पर मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंटेन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है इसी सब्जेक्ट से ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उसमें आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका जो डिग्री कोर्स होता है ना, 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, वो अगर ना होने से, अगर आपके पास 4 साल का अगर डिग्री कोर्स होता है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, वो होने से आपका बीएड ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो कंप्यूटर साइंस पोस्ट है इसके लिए अलग दिया गया है। सेम आपका जो एज लिमिट है वो सेम है, बट यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, यहाँ पर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, या तो फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और या तो फिर आपका मास्टर इन इंजीनियरिंग, या तो फिर मास्टर इन टेक मतलब टेक्निकल से कंप्यूटर साइंस, या तो फिर आईटी, इससे आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है वो है अकाउंटेंट, जिसके लिए आपका मैक्सिमम एज रखा गया है 30 इयर्स। इसमें भी आपका जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज लिमिट मतलब एज का छूट दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, वो आपको मिल जाएगा। और जो ईएमआरएस जो एम्प्लॉय है उनके लिए 55 इयर्स का ही एज लिमिट रखा गया है। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं उसमें आपका डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब इसके लिए आपका डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे का पोस्ट देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसके लिए आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 30 इयर्स। इसमें भी आपका सेम जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट दिया जाता है वो रखा गया है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और ईएमआरएस कैंडिडेट के लिए आपका 55 इयर्स। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए, 10+2 सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। मतलब आपका जो 10+2 है वो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए। साथ साथ आपका जो इंग्लिश में टाइपिंग उसमें आपका 35 वर्ड्स, और हिंदी टाइपिंग के लिए आपका 30 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए, तभी आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट, जिसके लिए आपका मैक्सिमम एज रखा गया है 30 इयर्स। और इसमें भी आपका सेम जो आपका एज रिलैक्सेशन दोनों जो एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए सेम, और जो आपका एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है इनके लिए भी जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाएगा। और इसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है 10th क्लास पास, ठीक है। और साथ साथ आपका डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, और या तो फिर आपका 12 पास साइंस स्ट्रीम से। मतलब अगर आपके पास 10th पास है तो आपको लेबोरेटरी से आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर आपका 12th अगर पास है साइंस साइड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो 12 पास रहेंगे उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रहने से भी चलेगा लेबोरेटरी टेक्निक का, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसके बारे में बताया गया, जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, इनके लिए 5 इयर्स। अदर्स बैकवर्ड क्लास मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 3 इयर्स। उसके बाद कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर द सेम और अलाइड कैडर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहते हैं 3 साल कंटिन्यू सर्विस
कर रहे जो कैंडिडेट्स, उनके लिए 5 ईयर्स का छूट रखा गया है। उसके बाद पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 जो आप रेसिडेंशियल रहेंगे, उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। ठीक है। और जो आपका वुमेन कैंडिडेट्स है, ऑल कैटेगरी के लिए ओनली इफ़ अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, इनके लिए 10 साल का आपका छूट दिया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट मतलब PWBD कैंडिडेट्स जो रहेंगे, उनके लिए भी आपका जो छूट दिया जाता है, जैसे कि आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स और OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। ठीक है। और जो आपका EMRS जो एम्प्लॉय रहेंगे, उनके लिए आपका 55 ईयर्स का छूट दिया जा रहा है, दोनों साइड से ही। ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे, इनके लिए भी छूट दिया जाता है। इनका रूल्स थोड़ा अलग है, ये जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनको अच्छे से पता रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो रहते हैं EWS कैंडिडेट्स, उनके लिए जो सर्टिफिकेट निकालने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है और जो क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा जो EWS कैंडिडेट्स है। और यहाँ पर सेम आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी बताया गया है। तो आगे इस रिक्रूटमेंट में और मतलब नोटिफिकेशन में और कुछ है नहीं, मतलब जो एसेंशियल चीज़ें और कुछ है नहीं। लास्ट में यहाँ पर कुछ आपका फॉर्म्स वगैरह दिए गया है, जो आपका जो SC/ST OBC उसके बाद EWS कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। अगर जो उस कैटेगरी में आता है वो देख के मतलब उस फॉर्म के रिगार्डिंग आप भर के लाइएगा। और यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज कुछ आपका सिटी दिया गया है, एग्ज़ाम सिटी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर टोटल आपका 37 जो आपका सिटी दिया गया है, उसी जगह पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। तो जिसके मतलब नज़दीक होगा जो सेंटर आप मतलब आपके घर से, वही सेंटर आप चॉइस कीजिएगा। ऐसा नहीं है, आपको जो सुविधा लगे वही सेंटर आप चॉइस कीजिएगा। ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।